ज्ञान मुद्रा में आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। डीप इनहेल, exhale and relax your body. Again, deep inhale, exhale and relax your body. Again, deep inhale, exhale and relax your body. Very good. Okay. Now, Om chanting. Om. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Very good. Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. तो आज की क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन आंसर सेशन। तो 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन है आपका। आप सभी को मैसेज करना है और इसके बाद मैं आप जिनका नाम बोलूंगी वो बताएंगे, ठीक है? तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी। सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं क्या? नहीं? हाँ, ओके। चलिए, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बताइएगा आंसर, बने या ना बने, बट आपको आंसर देना है, ठीक है? चलिए, हमने अभी तक पढ़ा था। मुझे बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं, उनके नाम सीक्वेंस वाइज। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, टाइप द पार्ट। जल्दी, आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। वेरी गुड, ओके। अब सभी लोग सीक्वेंस से लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट टाइप करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के सीक्वेंस से। वेरी गुड शिवानी जी, वेरी गुड मोहिनी, वेरी गुड रितिका। सभी लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट टाइप करेंगे। व्हाट आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन अ सीक्वेंस? सीकम, कोलोन, रेक्टम। वेरी गुड मनोज पाल जी। कोलोन को भी अंदर डिस्क्राइब करना, मेन तो वही है भाई। कोलोन को भी डिस्क्राइब करिए, कोलोन में कौन कौन सा पार्ट है। वेरी गुड शिखा, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड रिया। पूरा पार्ट सीकम इंक्लूडिंग कोलोन, कोलोन के कौन कौन सा पार्ट है वो भी पूरा भाई। समझ नहीं आता। चलिए ठीक है। आयुषी सिंह जी आप बताइए पूरे पार्ट। वेरी गुड रितिका जी। यस मैम। सीकम, कोलन, कोलन के 4 पार्ट्स हैं: असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड एनस। वेरी गुड। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइएगा वाटर का एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है, विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वेरी गुड आयुषु जी, सोनिया, रिया गुप्ता, वेरी गुड नीरज जी, वेरी गुड शिवानी। ठीक है, शिवानी ठाकुर जी बताइए। जल्दी शिवानी जी। जी मैम, वाटर का एब्जॉर्शन ट्रांसफर कॉलन में होता है। वेरी गुड, ठीक है। वेस्ट को होल्ड करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट करता है? गलत जवाब नीरज जी। वेरी गुड मनीषा, मनीषा मोना जी बताइए। डिसेंडिंग कॉलम करता है मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन क्या क्या करता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए सॉल्ट का और फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, किस पार्ट से?
वेरी गुड, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड। मनोज पाल जी बताइए। जी मैम, फ्रूट्स का और साल्ट्स का होता है असेंडिंग कॉलम में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो मैंने आप लोगों को कल यहाँ तक थोड़ा बहुत पढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज याद रखनी है। अब मुझे बताएंगे आप लोग, बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होता है? सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, वेरी गुड, लीवर से होता है, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, बाइल जूस में 2 पिगमेंट मैंने बताए थे, उनके नाम बताइए, और वो कौन से कलर के होते हैं वो भी। बाइल पिगमेंट कौन से कलर के होते हैं? नाम के साथ, उनका नाम भी बताना है। रेड कहाँ से आ गया भाई? रितिका जी आप तो कतई भगवान की संरचना को गलत ही कर दीजिए। रेड कब से हो गया? किरण रावत जी बताइए। हेलो मैम। मैम 2 पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन येलो में होता है एंड बिलीवर्डिन ग्रीन कलर में। वेरी गुड, ठीक है। तो ये 2 पिगमेंट आपके पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आप लोग मुझे बताइएगा, बाइल के मतलब जो बाइल जूस है उसके एटलीस्ट 5 काम बताइए। मैंने आप लोग को बताया था, बाइल जूस छोड़िए, लीवर के 5 फंक्शन बता दीजिए। लीवर के 5 फंक्शन कोई से भी आप लोग टाइप करिए जल्दी से। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर? एटलीस्ट मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 बताइए। कल मैंने 10-12 बताए हैं आपको। टाइप करिए, और अगर किसी से आता हो तो हैंड रेस करके पूरे 5 बताएंगे। चलिए, कौन रेडी है भाई? नीरज मंडलोई जी बताइए। जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, कैमरा ऑन करके बताएंगे। अच्छा, चलिए बताइए। लाइट चली, हमारे यहाँ लाइट चली गई अभी। हाँ तो कोई बात नहीं, बताइए। जी, ये जो हमारा लिवर होता है, ये विटामिन के स्टोर होते हैं यहाँ पे हमारे। और ये क्या बोलते हैं, बाइल जूस सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन यहीं से होता है। हम्म, और और क्या था, यूरिया का जो यूरिया है उसका निर्माण भी शायद यहीं होता है। हाँ और जो ये अमीनो एसिड को बदलता है शायद फैटी एसिड में। और और 3 हुए। चलिए मुझे और बताइए, क्या, आपने बोला था कि विटामिन को स्टोर करता है, कैसा विटामिन? फैट सोल्यूबल और फैट इनसोल्यूबल? फैट 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 सोल्यूबल, एडी के जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे, तो उनको हाँ वो करते हैं। ठीक है, चलिए इन्होंने 3 बताया, इनसे डिफरेंट कोई भी मुझे बताइए 3 और लीवर का काम। सबसे पहला काम जो मैंने बताया था वो तो बताया नहीं। चलिए बताइए, एनीवन, रेज योर हैंड या फिर बोलिए। 3 और काम बोलिए भाई। सोनिया आप बताइए। हाँ एक वो होता है ना कि बच्चों में जो बनता है, आरबीसी बनता है बस ना। अब नहीं, हो गया, 3 ही से बताना है। मोहपाल जी आप बताइए। पहला है जो बच्चों जब फीटस के दौरान ये आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। एंड फिर बाइल का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करता है बाइल जूस का। नंबर 3 ग्लाइकोजेनेसिस करता है, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करता है। विटामिन कैमरा ऑन ए। करके बता सकती है मैम आप? हाँ, कैमरा ऑन करके बताइए, चलिए बच्चों तो समझ आता है, बेसिकली समझ में आता विटामिन ए डी ई के का स्टोर करता है। फिर हेपरिन का सिंथेसिस करता है, यूरिया फॉर्मेशन करता है, एंड और क्या है, और बीटा कैरोटीन जो वो स्टोर करता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब मुझे नेक्स्ट सोनिया जी आप बताइए, लेकिन जो भी बताएंगे माइक और कैमरा ऑन करके बताइए, ठीक है। चलिए। मैम मैंने जो भी बताए थे ऑलरेडी उन्होंने कवर कर दी है। एक रह गया था जो था वो डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल जूस का सिक्रीशन, इसके बाद और क्या बचा है?
बस मैम यही 2-3 पॉइंट्स उनमें से भी बचे थे, बस हो गया है। अच्छा, चलिए मैंने आप लोग को बताया था कि अ, जो हमारा बाइल जूस है उसका सिक्रीशन कहाँ से होता है, कहाँ से होता है? लीवर सेल, लीवर से। स्टोर कहाँ होता है वो? ऑल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। बेटर में। गॉल ब्लैडर में। ठीक है, चलिए तो आप लोग मुझे बताइएगा कि गॉल ब्लैडर से मतलब कि आपका बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जिस डक्ट से आते हैं उस डक्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डक्ट? नेम क्या है उस डक्ट का जिसमें दोनों आके मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? वो डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। हिपैटिक पेनक्रियाटिक नहीं, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। वेरी गुड आयुषी जी। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, मैंने आपको बताया था। हिपैटो वर्ड यूज होता है लीवर के लिए और पेनक्रियाटिक होता है पेनक्रियास के लिए। ठीक है, ये दोनों डक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। किस पार्ट में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के? जल्दी बताइए किस पार्ट में आती है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम में आता है आपका। अब चलिए, अब आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बाइल जूस में दो तरीके की मतलब जो पिगमेंट होते हैं उनको शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, है ना? वैसे ही मैंने आप लोग को सॉल्ट भी बताए थे। किसी को याद है क्या उनका नाम सॉल्ट का? नहीं याद है तो भी चलेगा, बस बता दीजिए याद है कि। अच्छा बाइल ये सॉल्ट का मैम अच्छा कोई बता रहा है। सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टाउरोकोलेट। वेरी गुड, टॉरोकोलेट। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, हम जो बाइल जूस का सिक्रीशन ड्यूडेनम में करते हैं, क्यों किया जाता है बाइल जूस का सिक्रीशन? वो क्या करता है फूड के साथ, काम क्या है उसका? क्या उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं या फिर कुछ और? वेरी गुड आयुषी जी, मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। वेरी गुड रिया, अल्कलाइन बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। आप लोग मुझे बताइए बाइल जूस में एंजाइम पाया जाता है या नहीं पाया जाता? नो, वेरी गुड, नहीं पाया जाता। ठीक है, अब मैंने आप लोग को बताया था कि अगर गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए जिसको पित्ताशय कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जल्दी बताइए, क्योंकि उसका काम क्या है? कोई भी एक माइक ऑन करके बताइए। प्रॉब्लम इन फैट डाइजेशन while हाँ, वसा को पचाने में दिक्कत होगी अगर हम पित्त की थैली को या फिर पित्ताशय को बाहर निकाल देंगे गॉल ब्लैडर को। ठीक है, चलिए तो ये इतना मैंने आप लोग को बताया था थोड़ा बहुत। अब हम आएंगे आज लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन हमने कवर कर ली थी, स्मॉल इंटेस्टाइन कवर कर ली थी। अब हम इन जूसेस के बारे में पढ़ेंगे और मैंने आपको चूंकि बताया था किसका डाइजेशन कहाँ होता है लेकिन कैसे होता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स का डाइजेशन होता कैसे है। तो ये देखिए, आप लोग को ये समझने वाली चीज है, एकदम रटने वाली चीज नहीं है। मैं जहां पर आपको बोलूंगी वो आप लोग रट लीजिएगा, होता है तो। और मैं एक पेज आपको बुक में आपको भेजूंगी ग्रुप में। ठीक है, उसमें टेबल बनी हुई है तो उस टेबल को भी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, आप लोग मुझे बताइए। या तो वो टेबल में कल एक बार समझा के फिर एक बार भेज दूंगी। बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। हेलो, स्क्रीन प्रेजेंट है? जी मैम। चलिए ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, और क्या क्या चीजें। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ चीजें नहीं दी हुई है जो मैं आपको, जो मैंने बोला टेबल के द्वारा बता दूंगी। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज याद रखिए, हमारे जो भी इंटेस्टाइन है मतलब कि जो भी हमारे ग्लैंड्स या कोई भी पार्ट होते हैं उनमें लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, एक के अंदर एक लेयर पाई जाती है। उन लेयर के नाम क्या है, पहले मैं उन लेयर के नाम बताती हूँ आपको, फिर आपको आगे बताऊंगी। जैसे कि हम भोजन का पाचन करते हैं तो किस ट्रैक के थ्रू जाता है खाना, उस ट्रैक का नाम क्या है? esophagus. इसोफेगस। पूरे ट्रैक का नाम क्या है? एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल। GI ट्रैक। ठीक है, इस पूरे ट्रैक में 4 लेयर पाई जाती है। ठीक है, जो कि किसी ना किसी चीज का सिक्रीशन करती है।
तो सबसे पहले जो लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है, कौन सी लेयर? म्यूकोसा। म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर होती है सब म्यूकोसा। कौन सी? सब म्यूकोसा। ठीक है। सब म्यूकोसा। उसके बाद होती है आपकी मस्कुलरिस और फिर होती है सीरोसा। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा, ये 4 लेयर पाई जाती है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। ठीक है, ये सारी लेयर के द्वारा किसी ना किसी चीज का सिक्रीशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर हम बात करें तो। ठीक है, इंटेस्टाइन में 3 तरीके की सेल पाई जाती है, अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल इंटेस्टाइन में, इसमें नहीं लिखा हुआ है, पढ़ लो, मैं आपको टेबल भेजूंगी, आप उससे देख लेना। ठीक है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत प्रकार की सेल पाई जाती है, उनके अलग अलग काम होते हैं। पहली होती है एब्जॉर्प्टिव सेल, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती है। एक सेकंड यहाँ पर लिखते जाती हूँ तो आपको समझ में। हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारे जीआई ट्रैक या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, कितनी लेयर पाई जाती है? 4। 4। कौन कौन सी? म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। इसको आप याद कर सकते हो मीनाक्षी सराफ, मीनाक्षी सराफ। ठीक है मतलब कि एमएस आप याद कर सकते हो 2 बार। तो ये पाई जाती है आपकी, ये हो गई आपकी 4 लेयर। अब यही लेयर कुछ ना कुछ चीज का सिक्रीशन करती है। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी 3 मेनली, वैसे तो बहुत सारी सेल होती है, बट 3 मेन सेल पाई जाती है, जिनमें से पहली सेल का नाम है एब्जॉर्प्टिव सेल। एब्जॉर्प्टिव मतलब जो कि अवशोषण का काम करती है। कौन सी सेल? एब्जॉर्प्टिव। ठीक है, पहली होती है एब्जॉर्प्टिव सेल, जो कि हमारे म्यूकोसा से निकली हुई होती है। किससे? म्यूकोसा से। म्यूकोसा से निकलने वाली 3 सेल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहली सेल का नाम है एब्जॉर्प्टिव सेल। म्यूकोसा से ही दूसरी सेल निकलती है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी एक सेकंड मैं यहाँ पर लिखते जाती हूँ, ये हो गए आपके 4 एमएस। ठीक है, म्यूकोसा से 4 निकलती है, उनमें से भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है आपकी एब्जॉर्प्टिव सेल, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, म्यूकस के सिक्रीशन के लिए कौन सी सेल काम करती है? तो याद रखिएगा गॉबलेट सेल। कौन सी? लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने बुक से पढ़ा है ये, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती है। एब्जॉर्प्टिव सेल क्या करती है? एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने वाले लाइपेज पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। किसका एब्जॉर्प्शन कर रही है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करती है, प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्टिव सेल एब्जॉर्प्शन मतलब कि उनको लेने का काम करती है। और यहाँ पर इसके लिए एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? ऊपर से जा रहा है? यस। देखिए, बहुत नॉर्मली समझिए, हमारे पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक में 4 लेयर पाई जाती है, उनमें से हम पहली लेयर की बात कर रहे हैं। पहली लेयर में 4 सेल पाई जाती है, जिनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है एब्जॉर्प्टिव सेल, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। तो यहाँ पर ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं। आप लोग देखते हो जब आप घर की पेंटिंग करते हो तो आप कलर के ब्रश लेते हो ना, या बॉर्डरिंग करने के लिए लेते हो कि नहीं लेते हो? जी। तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वैसे ही ब्रश बॉर्डर एंजाइम पाए जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये एब्जॉर्प्टिव सेल में होता है। दूसरी होती है गॉबलेट सेल, इससे किसका सिक्रीशन होता है? म्यूकस। ठीक है, तीसरी होती है आपकी यहीं पर पिनेट सेल, जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। पिनेट सेल में हमारे लाइजोजाइम का सिक्रीशन होता है। मैंने आपको बताया था कि लाइजोजाइम क्या करता है, बताया था मैंने माउथ में, याद है? हेलो, भूल गए ना? लाइजोजाइम पढ़ाया था मैंने माउथ कैविटी में। एंटीबैक्टीरियल। हम जो बैक्टीरिया होता है उनको पहले मारने का काम वही करता है। हाँ, तो ये लाइजोजाइम जिस सेल से निकलता है उसका नाम है पेनेट सेल। क्या नाम है?
क्या नाम है? ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूकस का सिक्रीशन कौन सी सेल करती है, तो दैट इज गॉबलेट सेल। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रेस्ट बॉर्डर कौन सी सेल में पाए जाते हैं, तो वो आपका होगा एब्जॉर्प्टिव सेल। आपसे पूछा जाए लाइसोजाइम या फिर फैगोसाइटोसिस का काम कौन सी सेल करती है, फैगोसाइटोसिस मतलब कि भक्षण का काम, या फिर बैक्टीरिया को मारने का काम कौन सी सेल करती है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पेनिट सेल। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली किसकी? म्यूकोसा से होने वाले सिक्रीशन की। एक और इसमें पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपके सिक्रीशन होता है जीआईपी का, इन सब का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी सेल का नाम क्या है? दूसरी लेयर का नाम क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। ठीक है, इस लेयर से, सब म्यूकोसा से, इसमें ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है। ब्रूनर ग्लैंड्स कहाँ पर पाई जाती है, जल्दी बताइए। सब म्यूकोसा। ब्रूनर ग्लैंड्स मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ पर पाई जाती है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में। तो इसी को हम बोलते हैं ड्यूडेनल सेल। तो सब म्यूकोसा में जो सेल पाई जाती है, ठीक है, इस पार्ट में, उसको हम बोलते हैं ब्रूनल ग्लैंड या फिर ड्यूडेनल सेल। इसके द्वारा किसका सिक्रीशन होता है, मैंने आपको बताया था। ब्रूनल ग्लैंड से किसका सिक्रीशन होता है? क्या करती है ब्रूनल ग्लैंड? अल्कलाइन करने का काम करती है कि नहीं करती? जी जी करती है। हाँ, अल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन होता है ब्रूनल ग्लैंड से। पिछला मत भूलिए कुछ भी। ठीक है, ब्रूनल ग्लैंड से किसका सिक्रीशन होता है, बताइए भाई? अल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मूथ करने का काम करती है। आया समझ में इतना? जी मैम। आया। अब आती है हमारी मस्कुलरिस और सिरोसा, इससे किसी का सिक्रीशन नहीं होता। ठीक है, तो दो ही इंपॉर्टेंट है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। म्यूकोसा में भी तीन चीज इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट बॉर्डर कहाँ पाए जाते हैं, आपसे पूछा जाए तो एब्जॉर्प्टिव सेल में। गॉबलेट सेल से किसका सिक्रीशन होता है, तो म्यूकस का सिक्रीशन होता है। पीनेट सेल क्या काम करती है, लाइसोजाइम पाया जाता है उसमें, लाइसोजाइम का सिक्रीशन करती है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दूसरी लेयर होती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर हमारे ड्यूडेनम में ज्यादा काम करती है, और यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, जो कि अल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करती है। इतना याद रहेगा आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, चीजें जो नहीं है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या क्या चीजें होती हैं। इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी को ही पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है वहां पर, मेन एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है, एंड प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कि मस्कुलर लेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियां उत्पन्न होती है। मैंने अभी आपको बता दिया मस्कुलर लेयर कौन सी थी हमारी, ये जो हमारी चारों लेयर के बारे में बताया। ये गतियां इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले विभिन्न सिक्रीशन के साथ, अब इनमें से जिनका जिनका सिक्रीशन होता है, ये फूड में मिक्स हो जाती है, और इस प्रकार से ये डाइजेशन में मदद करती है। तो ये जिस जिस तरीके से इनका सिक्रीशन होगा, वैसे वैसे ये मदद करेंगी। अब इसमें 3 जूस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, 3 जूसेस का। अब मुझे आप लोग बताइए, मैंने आपको ड्यूडेनम पढ़ाया था, है ना? ड्यूडेनम पढ़ाया था, उसमें से कितने रस का सिक्रीशन मैंने बताया था आपको? 2 का। कौन सा? बाइल जूस एंड बाइल और पैनक्रियाटिक। पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। डायग्राम में आइए आप लोग। डायग्राम में आइए आप लोग, डायग्राम में देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर क्या बना हुआ है, ये लिवर। लीवर से किसका सिक्रीशन होता है, बाइल जूस। और यह कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। और ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर से हमारा क्या आया, यहाँ पर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस आया, बाइल जूस। बाइल जूस। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये कौन सा पार्ट है, पैंक्रियास। पैनक्रियास से कौन सा जूस आया, पैंक्रियाटिक अब ये जूस। जो आया है जूस, इस डक्ट को क्या बोलते हैं, ये जो डक्ट है हिपैटोपैनक्रियाटिक, रिलीज हो जाती है। तो जब आपका पेनक्रियास से और बाइल जूस मतलब लीवर से दोनों जूस आते हैं, तो ये हमारे डक्ट से हुए आते हैं। ठीक है, और ये डक्ट कहाँ पर पाई जाती है, हमारे ड्यूडेनम में पाई जाती है।
ड्यूडेनम क्या है, किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके द्वारा भी किसी ना किसी का सिक्रीशन होता है, तो उसके द्वारा जिस रस का सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो ये 3 रस जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, तीनों रस। पेनक्रियाटिक जूस लीवर से आता है, बाइल जूस बाइल जूस लीवर से आता है, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से आता है, इंटेस्टाइनल जूस ऑलरेडी हमारे यहाँ पर होता है। अब ये जिस डक्ट के थ्रू आती है वहां पर एक स्पिंचर पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ऑडी। गाड़ी वाली ऑडी नहीं है, ठीक है, ये ऑडी गाड़ी नहीं चलाना है यहाँ पर अपने लीवर के अंदर, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट रिलीज करती है, और यह डक्ट स्पिंचर ऑफ ऑडी के द्वारा ड्यूडेनम में खुलती है। तो आपको ये स्पिंचर का नाम बिल्कुल याद नहीं रखना है, लेकिन आपको डक्ट का नाम याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट। मैंने आप लोग को बताया था कि बाइल जूस में एंजाइम होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। नहीं होते, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 3 चीज बताई, तीनों जूसेस के बारे में एक एक करके पढ़ाऊंगी क्या होता है। तो बाइल जूस हमने कल कवर कर लिया, हमने वहां पे पढ़ा कि उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस। कहाँ से सिक्रीशन होता है पेनक्रियाटिक जूस का? पेनक्रियास से। चलिए, मैंने आप लोग को पेनक्रियास के बारे में कुछ बताया था, एंडोक्राइन सिस्टम, जब मैं आपको पढ़ा रही थी। क्या बताया था मैंने? मिक्स ग्लैंड है वो। मिक्स्ड ग्लैंड, वेरी गुड, ठीक है। अब इसका मैंने 2 पार्ट बताए थे, एक पार्ट दैट इज एंडोक्राइन, एक पार्ट होता है जो कि एक्सोक्राइन होता है। इसके एक्सोक्राइन पार्ट का नाम क्या था? एंड्रोजन। हाँ, क्या था भाई? कौन सा बोल रहे हो मैम? एंडोक्राइन क्या? हाँ, पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है? एक्सोक्राइन था असिनी। हाँ, एसिनी, वेरी गुड, एसिनस बोलते हैं। और एंडोक्राइन पार्ट क्या था? आइसोलेट ऑफ लैंगर्स। वेरी गुड, ठीक है। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, अगर आपसे पूछा जाए पेनक्रियास का आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस किस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बोलोगे? इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए। सिस्टम, कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। और पेनक्रियास का जो एसिनी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सोक्राइन। सिस्टम का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो एंडोक्राइन सिस्टम में काम आता है, क्योंकि वहां पर डक्ट नहीं होती है और उसमें से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। पेनक्रियास का दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं एसिनी, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है और इससे एंजाइम का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो पेनक्रियास इस तरीके से, ये पेनक्रियास बना हुआ है आपका, ये स्प्लीन है साइड में, ये आपकी गॉल ब्लैडर है और ये आपका ड्यूडेनम है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम का सिक्रीशन होता है। तो बाइल हमने पढ़ा, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, होता है कि नहीं होता? नहीं होता। नहीं नहीं होता। होता। अब हम पढ़ते हैं एंजाइम क्या करते हैं, क्या काम होता है एंजाइम्स का? डाइजेशन को फास्ट करेंगे। डाइजेशन को ही करने का काम होता है इनका। बाइल जूस में डाइजेशन, बाइल जूस को हमने बोला था ना कि ये डाइजेस्टिव जूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? कि वो एल्कलाइन करता है। क्योंकि वो केवल एल्कलाइन करने का काम करता है। लेकिन पेनक्रियाटिक जूस रियल में डाइजेस्टिव जूस है, क्योंकि ये एंजाइम का सिक्रीशन करता है और इनके द्वारा जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। मेनली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। तो इनमें से 3 के नाम, बिल्कुल परेशान नहीं होना, 10 स्लाइड है, आराम से एक एक करके समझाऊंगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। तो हमारे पेनक्रियाटिक जूस से 3 सिक्रीशन होते हैं एंजाइम के। पहले का नाम है ट्रिप्सिनोजेन, क्या नाम है? ट्रिप्सिनोजेन। दूसरे का नाम है काइमोट्रिप्सिनोजेन, क्या नाम है? ट्रिप्सिनोजेन। तीसरे का नाम है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, क्या नाम है? ठीक है। तो हमारे पेनक्रियाटिक जूस से 3 एंजाइम निकलते हैं, दैट इज टी, सी एंड पी, ठीक है। आपको ये याद नहीं भी रखना, लेकिन आप आगे जब हम पढ़ेंगे किससे किसका डाइजेशन होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 मेनली निकलते हैं टीसीपी। इसके बाद
तीन और निकलते हैं, दैट इज एमाइलेजेस। क्या बोलते हैं? Amylases. लाइपेजेस और न्यूक्लिएजेस। क्या बोलते हैं? एमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लिएजेस। लाइपेज के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइपेज क्या करते हैं? जल्दी बताइए। 2 लाइपेज मैंने पढ़ा है यहाँ पे। फैट का डाइजेशन करते हैं। फैट का डाइजेशन करते हैं। वैसे ही एमाइलेजेस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों ऊपर आपने पढ़ा, ये हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस से मेन जो एंजाइम निकलते हैं, उनमें से 3 एंजाइम प्रोटीन का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज किसका? लिपिड और फैट का, लिपिड्स ठीक है। फिर न्यूक्लिएजेस जो होते हैं, वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, उनका डाइजेशन करने का काम करते हैं। इतना समझ में आया? बहुत सिंपल वे में। जी मैम। अगर आपसे कोई पूछे एमाइलेजेस किसका करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या फिर न्यूक्लियस स्टार्च बोलोगे। हाँ, अब मैं आपको इसको धीरे धीरे पढ़ाती हूँ आगे चल के। तो ये आप थर्ड वाला का क्या काम है? न्यूक्लिएजेस, ये न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पाए जाते हैं, उनको डाइजेस्ट या फिर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। न्यूक्लिएजेस आया समझ में? न्यूक्लियस में क्या मतलब, ये आरएनए डीएनए वगैरह जो क्या क्या है इसके? नहीं, आरएनए डीएनए को आप वो करोगे क्या? न्यूक्लियस मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक न्यूट्रिएंट्स। तत्व, ओके है ना? ठीक। ठीक है, चलिए ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक एसिड। ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, हमारे पेनक्रियास का जो एक पार्ट है, पेनक्रियाटिक एसिनी कहते हैं, उससे निकलता है। इट्स द कंप्लीट जूस, इसी को ही हम कंप्लीट जूस या फिर डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ये क्या करता है पेनक्रियाटिक जूस? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को। चलिए बताइए, प्रोटीन को कौन कौन सा करता है? अभी बताया मैंने। जो मेन 3 एंजाइम्स टीसीपी। ठीक है, इसके नाम आराम से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अभी शॉर्ट में याद कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट को कौन करता है? एमाइलेज, ठीक है। फैट को कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज, ठीक है। चलिए, इतना तो आपको समझ आया। अब हम आते हैं आगे थोड़ा सा। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है हमारा, वो कलरलेस वाटरली फूड होता है और ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। कैसा होता है ये? स्लाइटली एल्कलाइन। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जब हमारा खाना स्टमक तक रहता है तो मेनली ये एसिडिक रहता है, लेकिन इसको एल्कलाइन बनाने का काम म्यूकस के द्वारा किया जाता है और अदर भी सिक्रीशन किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जब जाता है, चूंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्षति ना पहुंचे, इसीलिए मैक्सिमम चीज एल्कलाइन रहती है, उसको उसके कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए। तो पेनक्रियाटिक जूस भी हमारा स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन में एंटेरोकाइनेस को स्रावित करती है, जिसकी वजह से, अब देखिए मैंने आपको जो 3 पढ़ाए थे, अभी कौन कौन से पढ़ाए थे? कौन कौन से पढ़ाए थे? पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल। पी एंड पी, ये निकल कहाँ से रहे थे हमारे? कहाँ से निकल रहे थे ये? पैंक्रियास से। पेनक्रियाटिक जूस से आते हैं ना। अब देखिए, ये पेनक्रियाटिक जूस से कहाँ पर आए ये लोग? कहाँ पर आए? स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ड्यूडेनम के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिल्कुल, डायग्राम एकदम दिमाग में याद रखो। ऊपर से बाइल जूस आएगा, साइड से पेनक्रियाटिक जूस आएगा कहाँ पर? ड्यूडेनम में आएगा। तो हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस आ गया। अब जब ये आया तो ये इनएक्टिव फॉर्म में था, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में था, इस कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी जब ये पेनक्रियाज में था, एकदम सोया पड़ा था। अभी ये अपने घर में है, आप अपने घर में जाओ तो आप एकदम आलसी रहता, वो कुछ काम नहीं, मतलब इतना नहीं रहता। लेकिन आप बाहर जाते हो तो आपको एक्टिव होना पड़ता है ना, होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता? जी। है ना, कि आपकी बेइज्जती ना हो जाए। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। जब आप आंसर दोगे तो आपको थोड़ी खुशी महसूस होगी। तो वैसे ही टीसीपी जब पेनक्रियाज मतलब अपने घर में रहता है तो ये इनएक्टिव रहता है। अब जब ये आता है ड्यूडेनम के पास तो इसको एक्टिव होना पड़ता है भाई, क्योंकि ड्यूडेनम बोलता है मेरे सारे घर के लोग काम कर रहे हैं, तुम घर में नहीं बैठोगे तो तुमको भी काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ड्यूडेनम के पास एक पाई जाती है मम्मी जी, जिनका नाम है एंटेरोकाइनेस, ठीक है। ये क्या करते हैं,
इन सभी इनएक्टिव को एक्टिव एंजाइम में बदलने का काम करती है ये हमारी एंटेरोकाइनेज। मतलब कि जैसे ही एंट्री लोगे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो कैसे क्या याद रखोगे, एंट्री लेने के बाद काम करना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे उसको, हेलो, एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज। सो तो नहीं गए आप लोग, पहले ये बताइए। नहीं मैम। हाँ, और समझ में तो आ रहा है ना, ये भी बता दीजिए। जी सोएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, नहीं आएगा तो तुरंत तुरंत बोलिए मैम समझ में नहीं आ रहा है और ऊपर से जा रहा है, नहीं अगर बिल्कुल कुछ नहीं करना तो फिर सो जाइए, ठीक है। तो ये याद रखिए, एंटेरोकाइनेज जो मम्मी जी होती हैं वो सबको एक्टिव करने का काम करती है। तो किसको किसको एक्टिव की, ट्रिप्सिनोजन। पहला वाला कौन सा था, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको इन्होंने बदल दिया ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन को किसने बदल दिया, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन दूसरा था, जी मैम। इसको एक्टिव करके इन्होंने बना दिया काइमोट्रिप्सिन। जब कोई व्यक्ति एक्टिव होता है तो उसको उसके आधे पार्ट को हटा दिया, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बना दिए, है ना। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन बना दिए, बस नेजन हटा दिया गया उसमें से। ये दूसरा हुआ। तीसरा हुआ हमारा प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसको क्या बना दिया गया, प्रो हटा दिया गया, प्रो था बहुत होशियारी मारा था, तो इसको कार्बोक्सीपेप्टिडेज बना दिया गया, ठीक है। आया समझ में तीनों के बारे में कि कौन क्या था, किससे क्या बन गया, हेलो मैम। अब आप लोग इसको डायग्राम से देखो, ठीक है। चलो देखिए, अब जब हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले पेनक्रियास से अंदर कौन आता है, हमारा पहले वाले का नाम क्या था, पहले वाले एंजाइम का, ट्रिप्सिनोजन। जब ये अंदर आया, ठीक है, पहला मेहमान है घर में, ये ड्यूटेनम के घर में पहला मेहमान है ट्रिप्सिनोजन। जब ये अंदर आया तो मम्मी जी बाहर खड़ी थी जिनका नाम था एंटेरोकाइनेज, उन्होंने बोला जब तुम अंदर एंट्री करोगे तो तुमको एक्टिव होना पड़ेगा, तो ये जो तुम अपना होशियारी उसको खत्म करो, ट्रिप्सिनोजन से तुम बन जाओ ट्रिप्सिन, तो इन्होंने इसको एक्टिव कर दिया, ठीक है। दूसरे मेहमान है, अब ट्रिप्सिन बहुत काम कर रहा था, ठीक है, ट्रिप्सिन का अब दिमाग खराब हो गया, ट्रिप्सिन ने देखा दूसरा मेहमान आ रहा है, दूसरे मेहमान का नाम क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन। तो इसने क्या किया कि मैं अपना काम इसको पकड़ा देता हूँ और मैं मुक्त हो जाता हूँ, तो इसने अपना काम इसको पकड़ा दिया और इसको क्या बना दिया, काइमोट्रिप्सिन। क्या बना दिया, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों काम में लग गए। अब तीसरे आए हमारे कौन से, प्रो थे भाई, ये एकदम हाई लेवल के प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो इन्होंने इसके लिए एक अलग आइटम मंगाया जिसको बोलते हैं ट्रिपियोन, ठीक है। ट्रिपियोन के उपस्थिति में ये बन गया कार्बोक्सीपेप्टाइड, इसका एक्टिव फॉर्म, समझ में आया। और ये तीनों ही प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, किसका, प्रोटीन का डाइजेशन। इतना समझ में आया यहाँ तक कि प्रोसेस कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलिए मैम ये तीनों एंजाइम्स हैं, ये जो एंटीरो, जी ये सारे एंजाइम है और एंजाइम का ही रिएक्शन होता है इनमें, और ठीक है, आया समझ में, हेलो जी। तो आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड जब ये इन फॉर्म में आते हैं तब ये हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। अगर ये पिछले फॉर्म में रहेंगे, कौन कौन सा पिछला फॉर्म है, इनके पिछले फॉर्म का नाम बताइए, बताइए। ट्रिप्सिन का क्या नाम काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। अगर ये उन फॉर्म में है तो ये काम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ये इनएक्टिव फॉर्म में थे तो इन्होंने प्रोटीन का डाइजेशन नहीं किया, जब ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, तो बोला गया है ये सभी एक्टिव एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, इसीलिए इन तीनों को एक साथ मिलाकर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। प्रोटीन को लाइट करने का काम कर रहे हैं, लाइट मतलब हल्का, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं भाई, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक, इन तीनों को एक साथ मिलाकर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 एंजाइम का नाम दे दिया जाएगा, या फिर आपको ऐसे जोड़ी जोड़ी बना के 4-5 एंजाइम का नाम दे दिया जाएगा। आपको पूछेगा इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और आपको यहाँ पर एक और दे दिया जाएगा, मतलब मान लीजिए कार्बोप्रोप, ये तो दिए ही 4 नाम है,
एक और दे दिया जाएगा ट्रिप्सिनोजन। आप क्या सिलेक्ट करोगे इन चारों में से, मतलब कौन सा गलत है आपको बताना है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? फोर्थ वाला जो गलत होगा। आप तो जब ये पता जो होएगा आप लिख रही हैं वो तब गलत आप होगा। बता पाओगे, और नहीं पता होएगा तो नहीं बता पाओगे। तो याद रखना ऊपर वाले तीनों प्रोटीन का करते हैं, ये प्रोटीन का नहीं करता क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे प्रोटीन होते हैं, इन सारे प्रोटीन हो गया, पेप्टोन्स हो गए, प्रोटीएजेस, ये सारे कुछ ना कुछ चीजें प्रोटीन के फॉर्म ही हैं। जब ये इनसे मिलते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से मिलते हैं, तो चूंकि ये पॉलीपेप्टाइड रहते हैं, पहले सारे प्रोटीन, पॉली मतलब मोर देन 2, बहुत ज्यादा इनका ग्रुप रहता है। कैसा ग्रुप रहता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब होता है, मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब होता है दो, और पॉली मतलब होता है मोर देन 2। ठीक है, तो ये सब पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में है। अभी जब इनके पास आया हमारा कौन से, ये तीनों एंजाइम, तो इन तीनों एंजाइम ने इनको चेंज किया किसमें? डाईपेप्टाइड्स में। किसमें? डाईपेप्टाइड्स। हाँ, तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो यहाँ पर ये डाईपेप्टाइड से बदलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस और पाया जाता है जो इनको चेंज करेगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है कथा, अभी चल रही है। तो हाथ में चावल और हल्दी ले लीजिए आप लोग, ठीक है? कथा ही तो चल रही है एक तरीके से। चलिए अब हम आते हैं, प्रोटीन का इतना पढ़ा हमने कि प्रोटीन का एक्चुअल में करता क्या है, डाइसेकेराइड तक। अभी हम सबका डाइसेकेराइड तक थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आया समझ में इतना प्रोटीन जी का? मैम ये पीछे वाली स्लाइड में जो आपने पढ़ा है ना प्रोटीन डाइपेप्टाइड पेप्टॉन्स, क्या? ये प्रोटीन पेप्टॉन्स, इसको एक बार फिर से बता देंगे। कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन पेप्टॉन्स, ये जो आपने ये किस ये चीज से सारे प्रोटीन के फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए ये सारे प्रोटीन के फॉर्म्स कहाँ पड़ते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर क्या आए हमारे भाई साहब? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आए, जितने भी थे हमारे, हमने 3 पढ़े थे प्रोटियोलाइटिक। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडोज। ये आए, इनके साथ मिलके इन्होंने इसको चेंज कर दिया डाइपेप्टिडेज में। तो हमेशा याद रखना प्रोटीन के लिए जो वर्ड होता है उसका हम बोलते हैं पेप्टिडाइजेस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? पेप्टिडाइज। हाँ, और कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा तो सैकेराइड्स बोलेंगे। अभी मैं आपको बढ़ाती हूँ, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट जब स्टार्च के फॉर्म में होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। अब चलिए मैंने आपको एक चीज बताया था, हमारे स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ से। माउथ में कौन सा एंजाइम था? टाइलिन। किसके द्वारा सिक्रीशन हो रहा था टाइलिन का? सलाइवा से हो रहा था ना। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था कि हम जब भी डाइजेशन करेंगे तो एमाइलेज वर्ड किसके लिए यूज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट के लिए, बताया था। लाइपेज किसके लिए करेंगे हम? फैट डाइजेशन। तो यहाँ पर जो डाइजेशन, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ में पाई जाती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले जो एमाइलेज का नाम है उसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है? इसी का नाम है टाइलिन। ये क्या करता है? यहीं पर ये डाइसेकेराइड में तोड़ने का काम कर देता है माउथ में, और आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में यही सलाइवरी एमाइलेज प्लस और कुछ एमाइलेज मिल जाते हैं, ये फिर उनको और ज्यादा तोड़ने का काम करते हैं। आया समझ में? स्टमक में आया कि नहीं? सैकेराइड्स का मीनिंग क्या है? सैकेराइड्स वर्ड यूज किया गया, जैसे कि आपको मैंने पेप्टाइड्स बताया, तो हर चीज का एक वर्ड होता है। अब आप पूछोगे मैम कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्यों कार्बोहाइड्रेट नाम रख दिया गया? तो वैसे ही है, सैकेराइड नाम रखा गया है कार्बोहाइड्रेट के कांस्टेंट, मतलब कि उनके पार्ट को दर्शाने के लिए। आया समझ में? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो वो सैकेराइड बनेगा, वैसे ही प्रोटीन टूटेगा तो वो पेप्टिडाइज बनेगा, और फैट टूटेगा तो वो ग्लिसराइड्स बनेगा। आया समझ में? यस मैम। एमाइलेज क्या है फिर? एमाइलेज एंजाइम है।
ये छोटे Okay, पार्ट, thank you. दीज आर द पार्ट, एंड एमाइलेज इज अ एंजाइम, ठीक है, लाइपेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। तो ये एमाइलेज का नाम क्या है, ये सलाइवरी एमाइलेज का नाम टाइलिन है। तो टाइलिन भी एक एंजाइम है जिसके द्वारा हमारा पॉलीसेकेराइड, मतलब कि जब बहुत सादा पार्ट है वो छोटे छोटे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब ये डाइसेकेराइड कौन कौन से, ये क्वेश्चन आपको नेट के एग्जाम में पूछा था कि फाइंड आउट द डाइसेकेराइड्स इन दिस नेम, मतलब कि उनमें इतने सारे नाम दिए थे, आपको डाइसेकेराइड लिखना था। तो इसमें से आप लोग याद रखिएगा कुछ कुछ, वैसे तो आप लोग डाइट में पढ़ोगे ही। माल्टोज आपका डाइसेकेराइड है, और एक होता है माल्टोट्रियोज, ठीक है। तो ये आपका डाइसेकेराइड के अंदर आते हैं, तो इनका बाई प्रोडक्ट है ये, मतलब कि इनके बाद बनते हैं, टूट जाते हैं। आया समझ में इतना? अब दूसरा वाला क्या है, माल्टोज एंड सेकंड? माल्टोट्रायोज, ठीक है। आप लोग मतलब कब इसको हम एक्स डेक्सट्रीन भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग को इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप डाइट पढ़ोगे ना, तो डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे, सेकेराइड मतलब मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, और इन तीनों के नाम बताए जाएंगे कि कौन से क्या है। इनमें से मोनोसेकेराइड होता है आपका ग्लूकोज, जो मैं भी आपको बताऊंगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बनता है। अभी स्टमक, अभी यहाँ पर क्या बना आपका कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड बना, अभी यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बना। समझ में आया? माउथ में मैंने बताया था 30% होता है आपका डाइजेशन। आया समझ में भाई, भाइयों बहनों? जी मैम। हाँ, चलिए अब हम आते हैं फैट के डाइजेशन में, ठीक है। फैट अभी हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं पढ़ा है क्या हो रहा है, अभी हम उसका बाहर बाहर का पढ़ा है। अभी एक बार और पढ़ेंगे तो वो अंदर का सिक्रेशन होगा। और आज मैं ये कंप्लीट करके ही क्लास छोड़ूंगी, तो चाहे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़े, आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैम 5 o'clock से मेरी क्लास है, मैं एग्जिट हो जाऊंगी। हाँ, तो जिनकी क्लास है वो एग्जिट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे को भी अपनी क्लास कंप्लीट करना है, तो आप लोग आज ये वाला कंप्लीट करके ही जाएंगे, क्योंकि 4 पेज के लिए नेक्स्ट क्लास नहीं लेंगे। चलिए अब हम आते हैं फैट डाइजेशन। फैट के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम काम आता है उसको क्या बोलते हैं हम? लाइपेज। लाइपेज, ठीक है। मैंने आप लोग को 2 लाइपेज पढ़ाए हैं अभी तक, दोनों के नाम बताइए, जल्दी बताइए, आवाज नहीं आ Lingual lipase enzyme and gastric lipase enzyme. वेरी गुड। लाइपेज एंजाइम पूरा नहीं बोलना है, बस लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। एंजाइम बोल सकते हो, लेकिन लाइपेजेस लग गया तो एंजाइम बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लिंगुअल लाइपेज कैसे फॉर्म में होता है और कहाँ पर होता है? माउथ में इनएक्टिव फॉर्म। वेरी गुड, माउथ में होता है और इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब इनएक्टिव फॉर्म में तो डाइजेशन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। जब स्टमक में जाता है तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज के फॉर्म में आता है, और ये क्या स्टार्ट करता है यहाँ पर? क्या करता है? डाइजेशन स्टार्ट। एक्टिव हो ये जाता है। डाइजेशन के, ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म का नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज, तो ये यहाँ पर स्टार्ट करता है। तो ये क्या होता है, जब फैट में ये लाइपेजेस आते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज एंड लिंगुअल लाइपेज, तब ये ग्लाइसेकेराइड सॉरी डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। आया समझ में इतना? हेलो, देखिए न्यूक्लिक एसिड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना चाहिए तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियेजेज एक एंजाइम होता है जिससे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज होता है। ये आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मत पढ़िए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अब थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं हम बाइल जूस का, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था बाइल जूस का काम क्या क्या होता है, तो ये बाइल जूस के काम है। क्या क्या होता है? सिक्रीटेड बाय लीवर, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, 2 सॉल्ट पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का ये क्या करता है यहाँ पर? पेट डाइजेशन बढ़ाता और है मैम। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है लाइपेज एंजाइम को, ये एक्टिवेट करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम यहाँ पर करता है ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद। तब यहाँ पर दोबारा आपका जो सेकेंड जो आपका ग्लिसरॉइड रहता है, मतलब कि फैट, वो फिर से उसका डाइजेशन यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। बाइल जूस में नहीं, कहाँ पर आता है बाइल जूस? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई गलत बोल दो, कौन सा मैं यहाँ से मारने पीटने ड्यूडेनम वाली में हूँ आता ऑनलाइन है। क्लास में, ठीक है। गलत भी बोल दीजिए चलेगा, लेकिन बोलिए तो कुछ। चलिए अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन का
फैट जो विटामिन भी यहीं पर पाए जाते हैं, इनका डाइजेशन करता है। ये ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं होता। इसका कलर येलो टू ग्रीन होता है, जो कि किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से। डेली सिक्रीशन 500 ml टू 600 ml होता है। ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। ये आपने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। मैंने अभी आप लोगों को कितने जूस के बारे में बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाले? कौन कौन से जूस थे? बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। देखिए इंटेस्टाइनल जूस, अब मैंने आप लोग को एक सेल बताई थी, कौन सी लेयर थी वो? 4 लेयर बताई थी ना? गॉबलेट। जी मैम। हाँ, तो चारों लेयर में से कौन सी लेयर में पाई जाती है गॉबलेट सेल? म्यूकोसा। हाँ, म्यूकस। तो देखिए जब इंटेस्टाइन में आती है यही सेल, मतलब कि जो आपकी लेयर है, तो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर से गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती है। मतलब कि इंटेस्टाइनल जूस में ही गॉबलेट सेल द्वारा सिक्रीशन होता है म्यूकस का। ये कहाँ पर पाई जाती है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसल में, जो मैंने आपको बता दिया। म्यूकस सेल, लास्ट म्यूकस लेयर बताई थी ना, उसी का नाम है एपिथीलियम, मतलब कि लास्ट वाली सेल। तो आप लोग याद रखिएगा 2 चीज। गॉबलेट सेल एक तो म्यूकस से निकलती है, ठीक है, सॉरी म्यूकोसा लेयर से निकलती है, और म्यूकोसा लेयर से निकलती है तो ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है, और ये इंटेस्टाइनल जूस में मिलती है जाकर। आया समझ में इतना? हेलो जी मैम। अब मैंने आपको वहां पर 2-3 सेल पढ़ाई थी, कौन कौन सी पढ़ाई थी? एब्जॉर्प्टिव सेल, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल और ठीक है। इनमें से आपका एब्जॉर्प्टिव और गॉबलेट, एब्जॉर्प्टिव सेल में क्या पाए जाते थे? ब्रोसिस, ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अब आप लोग मुझे बताइए पूरे डाइजेस्टिव ग्लैंड में, जो सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये ब्रश बॉर्डर कहाँ पर पाए जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, और ये कौन सी लेयर से निकलते हैं? म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये ब्रश बॉर्डर से म्यूकोसा निकलते हैं। और दूसरे कौन से निकलती है सेल? मैंने ये भी आपको बताया, गॉबलेट सेल। ये किससे निकलती है? ये भी उसी से निकलती है। म्यूकोसा से निकलती है। ये दोनों सेल पाई जाती है आपके इंटेस्टाइनल जूस में, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत सिंपल चीज था, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने आपको इतने सारे जो पढ़ाए थे, ठीक है, कि कौन कौन से पाए जाते हैं हमारे पेनक्रियाटिक जूस में। अभी मैंने जो जितने एंजाइम पढ़ाए वो किस में पाए जा रहे थे? सारे स्मॉल पेनक्रियाटिक जूस में। पैंक्रियाटिक पेनक्रियाटिक जूस के मैंने एंजाइम पढ़ाए हैं 3। कौन कौन से? नाम बताइए, जल्दी बताइए। अमाइलेज, Amylase, lipase, nucleases. एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियसिस। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये क्या है? बी क्या है? बाइल जूस। आई क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक। अब डक्ट कहाँ पर पाई जाती है हमारी? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अब आप बताइए, बाइल जूस यहाँ आता है कि नहीं आता? आता है। और पेनक्रियाटिक जूस आता है, ठीक वो है। भी आता है। बाइल जूस से एंजाइम का सिक्रीशन होता है क्या? नहीं होता है, बाइल में एंजाइम नहीं होता है। नहीं होता, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस से एंजाइम का सिक्रीशन होता है क्या? होता है। कौन कौन से एंजाइम का सिक्रीशन होता है भाई? भी बताया था ना। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिस, ट्राइसिनोजेन, टीसीपी और टीसीपी, एएल और एन, ठीक है। चलिए, अब टीसीपी किसका डाइजेशन करते हैं? किसके लिए होते हैं मेनली? प्रोटीन। प्रोटीन के लिए होते हैं, ठीक है। ए किसके लिए होता है? अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट। अल किसके लिए होता है? न्यूट्रिएंट्स, फैट के लिए, ठीक है। तो ये तीनों मेन है। अब ये होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये इतना आपको आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं पड़ता। इतना समझ में आया? अब ये सब कहाँ आए? हमारे इंटेस्टाइन में आए। तो ये हमारे 6 जूस मान के चलिए
ये इंटेस्टाइन में आते हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इन सबको थोड़े थोड़े फॉर्म में तोड़ दिया है। प्रोटीन को किसमें तोड़ा था, किसमें तोड़ा था भाई, डाइपेप्टिडेज में तोड़ा था ना, है ना। तो देखिए वैसे ही कार्बोहाइड्रेट को डाई सैकेराइड्स में तोड़ा था। हाँ, और लाइपेज को, फैट को किसमें तोड़ा था, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। ठीक है, वैसे ही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रोपेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। ठीक है, ये सब तोड़ के आ गए। अब ये लोग क्या करते हैं, इनका भी हमको क्या करना है, डाइजेशन करना है। तो ये सब कहाँ पर आए हमारे, कहाँ पर आए भैया, इंटेस्टाइन में आए ना। हाँ, इनके पास भी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास भी 7 एंजाइम होते हैं जो इनको भी तोड़ने का काम करते हैं, इनको भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करते हैं। तो इनके पास जो एंजाइम होता है उनका नाम है, देखिए पहला एंजाइम है डाइपेप्टिडेज। ये किसको तोड़ने का काम करेगा, जल्दी बताइए। प्रोटीन। और प्रोटीन के कौन से पार्ट को, डाइपेप्टिडेज को। काम करने का काम कर रहा है डाइपेप्टिडेजेस होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा लाइपेज किसको तोड़ेगा, लिपिड्स को। वेरी गुड। वैसे ही माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज ये किसको तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च को। और न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोडेज किसको तोड़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड, समझ में आया इतना, आया ना। तो ये हमारे सारे पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में। अब ये तोड़ेंगे कैसे, ये लास्ट स्लाइड है, खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाइपेप्टिडेजेस की। तो यहाँ पर सॉरी डाइपेप्टिडाइड्स है। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स है ये, और उनको तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है, ये एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, जो एंजाइम रेड कलर से लिखा है, बताइए। इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये डाइपेप्टाइड्स किसका एंड पार्ट बना था, अभी कहाँ पर बना था, ये किसके द्वारा बना था, पैनक्रियाटिक जूस, पॉलीपेप्टाइड्स। वेरी गुड। पैनक्रियाटिक जूस से जो प्रोटीन के निकले थे जूस 3, उनसे हमारा प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट बना था डाइपेप्टिडाइज। अब इस डाइपेप्टिडाइज को जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में लाते हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है, वो इसके साथ लड़ाई झगड़ा करके इसको और छोटे पार्ट में तोड़ देता है। तब आपसे बोला जाता है कि प्रोटीन डाइजेशन का एंड पार्ट या फिर एंड प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड, और यही आपको डाइट में पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके 2 पार्ट तो वैसे भी क्लियर हो गए। आपको एक चीज पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन दे सकता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। दूसरा ये तो हो गया हमारा प्रोटीन का। प्रोटीन के बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए यहाँ पर माल्टोज था, ये डाई सेकेराइड था। ठीक है, माल्टोज डाई सेकेराइड है। यही क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज ये सब नाम दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सा है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग देख रहे हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये कौन से हैं, दो हमारे कार्बोहाइड्रेट के और जो क्या बोलना चाहिए या फिर 2 ग्लूकोज मिलके बना हुआ है उसको हम बोलते हैं डाई। तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये हमारे डाइसेकेराइड हैं। इनको तोड़ने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। तो माल्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है माल्टेज। अब आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, एंजाइम जहां पर भी होगा तो वहां पर ओ नहीं होएगा, ए होएगा। ठीक है, एंजाइम के लिए लास्ट में हमेशा एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टिडाइजेज आया समझ में। तो आप इस तरीके से एमाइलेज या एंजाइम को आप आइडेंटिफाई करेंगे। और डाइसेकेराइड कौन सा हो गया आपका, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ठीक है, उसको तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है, क्या है भाई, माल्टेज। ये 2 पार्ट्स में तोड़ता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछेगा डाइट से, अगर क्वेश्चन आया, पिछले साल डाइट से 2 क्वेश्चन आए हैं, एनाटॉमी से 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो याद रखिएगा माल्टेज 2 पार्ट्स में टूटता है। तो आपको ये बोला जाएगा कि 2 ग्लूकोज, मतलब जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं
तो वो कौन सा, दो ग्लूकोज के मिलने से। आपको ऑप्शन दे देगा माल्टेज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और सेल्यूलोज। अब आप बताइए दो ग्लूकोज के से मिलने वाले डाइसेक्राइड का नाम क्या है? माल्टोज। Maltose. माल्टोज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके डाइट में पूछा जा सकता है और पूछेगा। ठीक है, दूसरा लैक्टोज, लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लैक्टेस। लैक्टेज। अब ये जो लैक्टेज है वो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से बना हुआ है। तो आपको पूछ ले, देखिए तीन चीज याद रखिएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये तीनों मोनोसेकेराइड हैं। क्या है? मोनो मतलब एक, सिंगल एक। मोनोसैकेराइड। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसेकेराइड। सेल्यूलोज और आगे आएगा आपका सेल्यूलोज के बाद और 3-4, तो वो आपके कौन से हैं? वो पॉलीसेकेराइड हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीके से पूछेगा। तो हमारा माल्टोज किससे मिलकर बना हुआ है? जीजी से। जीजी मतलब कि ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है, क्या है? क्या है भाई? माल्टोज किससे बना है? ग्लूकोज एंड ग्लू हाँ, लैक्टोज किससे किससे बना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किससे बना है? Glucose and ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। फिर आता है आपका सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 पार्ट्स में टूटता है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आपको पूछेगा कि सुक्रोज किससे बना है, तो वो जीएफ से बना है। ये वाली जीएफ नहीं है, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाली जीएफ। तो ये सुक्रोज इससे बनता है। अब हम आते हैं न्यूक्लियोपेप्टाइड्स। तो न्यूक्लियोपेप्टाइड्स के लिए न्यूक्लियोपेप्टिडेज पाया जाता है, जो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज सुगर्स एंड बेसेस। ठीक है, दो बेसेस मतलब कि क्या बोलना चाहिए, क्षार में और शुगर में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये न्यूक्लियस, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है, हमने क्या क्या किसका इसका डाइजेशन पढ़ लिया अभी तक, जल्दी बताइए। कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अभी फैट का कहाँ पढ़ा है? फैट का पढ़ेंगे ना अभी। फैट कब आता है? तो फैट किस फॉर्म में था? फैट को तोड़ने वाले का नाम क्या था वहां पर? लाइपेज। लाइपेज। ठीक है, किस फॉर्म में तोड़ा था उसने? डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। हाँ, तो डाई और मोनो दोनों में तोड़ने का काम लाइपेज करता है। ठीक है, मतलब कि बहुत छोटे पार्ट में वहीं पे तोड़ देता है। अब क्या करता है लास्ट में? लास्ट में ये लाइपेजेजेस एंजाइम एक और होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टमक में ही हमारा क्या हो जाता है, किसका, कौन टूट जाता है स्टमक में ही? स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है ना भाई, वहीं पे आधा से ज्यादा हमारे फैट का डाइजेशन हो जाता है। बहुत कम बचता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो उस वहां पर ये दो फॉर्म में आता है, एक डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। जब ये टूटता है तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है, जिसको हम फैट का एंड प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के एंड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। याद रखना, ग्लूकोज बोला जाता है। अब इसके बाद बताइए आप लोग, फैट के इन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? फैटी एसिड एंड फैटी ग्लिसरॉल। फैटी एसिड, फैटी एसिड। समझ में आया इतना? यस। यहाँ तक सारा डाइजेशन कैसे कैसे होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज है, देखिए हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है, क्या कहते हैं, डाइजेशन, वो ड्यूडेनम में ही पाया जाता है। ठीक है, ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा जूसेस यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, बाइल एंड कौन सा जूस, पेनक्रियाटिक जूस। इससे यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइजेशन आकर होता है। ठीक है, और उसके बाद जो चीज हमारे लिए डाइजेशन के लिए आवश्यक नहीं है वो कहाँ चल जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाती है। इसीलिए बोला जाता है नो सिग्निफिकेंस डाइजेशन अकर इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। आया समझ में इतना? जी मैम। जी मैम। यहाँ पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम
बहुत अच्छी तरीके से खत्म होता है। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना? नहीं आया है तो भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, वो तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल मैं 15 मिनट पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले आपसे क्विज लूंगी, उसके बाद कल मैं आपको नेक्स्ट सिस्टम पढ़ाऊंगी। ठीक है, आया समझ में इतना? जी मैम। हेलो जी, मैम ठीक है। पीपीटी शेयर कर देना प्लीज। हाँ बिल्कुल शेयर कर दीजिए। काहे के लिए चिंता आते हैं आप लोग को? चिंता नहीं लेना, टेंशन नहीं लेने का। एक चीज और याद चिंता रखिए। 15 मिनट का क्वेश्चन का है। अच्छा ठीक है, देखिए अब आप लोग याद रखिए एक चीज और, जो कि मतलब मैंने आप लोग को इसमें नहीं बताई है स्लाइड में। याद रखिएगा कुछ फेजेस होती हैं डाइजेशन की, ये मुझे नहीं लगता कभी पूछेगा नहीं पूछेगा, बट आप लोग जान लीजिए फॉर योर नॉलेज। 3 फेजेस होती हैं डाइजेशन की। पहली होती है आपकी सिफेलिक फेज, ठीक है? सिफेलिक फेज बोलते हैं जहां पर हम मुंह और स्टमक को पाचन के लिए तैयार करते हैं। पहला फेज लिख लीजिए, सिफेलिक फेज बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारे माउथ में और स्टमक में, मनीष जी माइक ऑफ कर लीजिए। स्पेलिंग सिपेलिक सिफेलिक, CEPHALIC, सिफेलिक फेज, ठीक है? इस फेज में क्या होता है, इस फेज में हमारा ब्रेन हमारे माउथ को और स्टमक को रेडी करता है डाइजेशन करने के लिए। तो इसमें हमारा ईएनएस, जिसको मैंने आपको बताया था, एंटरिक नर्वस सिस्टम काम करता है। कौन सा ईएनएस बताया था ना मैंने आपको? जीआई ट्रैक में काम करता है ना, एंटरिक नर्वस सिस्टम। अब एंटरिक नर्वस सिस्टम है तो यहाँ पर नर्व्स भी होंगी। तो यहाँ पर 3 नर्व काम करती है आपके डाइजेशन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक नहीं पूछा, अगर कभी डीप में पूछ लिया तो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नर्व डाइजेशन में काम आती है। तो आप लोग याद रखिए, पहली कौन सी है? फेशियल। कौन सी? फेशियल 7 नंबर की। फेशियल। हाँ। दूसरी है ग्लोसोफैलिंजियल नर्व। कौन सी? ग्लोसोफैरिंजियल। ग्लोसोफैलिंजियल, ठीक है? तीसरी है आपकी वेगस नर्व। तो 7, 9 और 10 नंबर की नर्व, मतलब कि FGV, ये आपकी डाइजेशन में काम आती है। कौन कौन सी जल्दी बताइए? फेशियल, फेशियल, ग्लोसोफैरिंजियल और ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस। वेगस। वेगस, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लेना। ये हो गया हमारा सिफेलिक फेज। दूसरे फेज में क्या होता है, अभी तक तो तैयार कर रहा था, मतलब हमारा ब्रेन बोल रहा था कि पाचन करना है, अब तो हमारे हमारे माउथ को और स्टमक को तैयार करता। दूसरा फेज आता है गैस्ट्रिक फेज। अब बताइए गैस्ट्रिक फेज किससे रिलेटेड होगा आप लोगों को अगर आता है तो? किससे रिलेटेड है? इंटेस्टाइन स्टमक, वेरी गुड, ठीक है? स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज और फंडस पार्ट पाया जाता है जहां पर गैस बनती है। तो जब भोजन स्टमक में प्रवेश करता है तब ये फेज स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक फेज, ठीक है? इसमें 2 चीज होता है, एक न्यूरल रेगुलेशन और हार्मोनल, मतलब कि इसमें दोनों चीज काम होती है। लास्ट फेज है आपका इंटेस्टाइनल फेज। तो पहला है सेफेलिक फेज, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज, तीसरा है आपका इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में जब खाना इंटेस्टाइन में जाता है तब इसको हम इंटेस्टाइनल फेज कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? याद रहेगा 3 फेजेस कौन सी जी हैं? मैम। ठीक है, चलिए। तो कुछ कुछ चीजें स्लाइड में नहीं है, मैंने बुक्स पढ़ी हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड, रब योर बोथ palm, put your palm on your eyes, now open your eyes। महाकाल आप सभी को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, सभी को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख से निवारण है। आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम एक चीज पूछनी है, ये जो आपने टीसीपी बताया था ना, तो इसमें आपने इंटेस्टाइन एंट्रोकाइनेस